हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है। वेलकम इन इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे अनप्रडिक्टेबिलिटी के बारे में। देखो, अनप्रडिक्टेबिलिटी अगर कोई इंसान में हो तो भी बेकार है, अनप्रडिक्टेबिलिटी अगर किसी इंस्टीट्यूशन में हो तो वो भी बेकार है। अब अनप्रडिक्टेबिलिटी वाली बात आई कैसे? आरबीआई ने कुछ दिनों पहले रेपो रेट को रिड्यूस करके मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी। 4 लाख करोड़ की मनी सप्लाई हो गई थी मार्केट में। 4 लाख करोड़ की लिक्विडिटी थी बैंक्स के पास। सीआरआर रिड्यूस कर दिया, रेपो रेट रिड्यूस कर दिया, बैंक के पास जो लिक्विडिटी हो गई 4 लाख करोड़ की लिक्विडिटी हो गई। अब कुछ दिनों पहले, एक दिन पहले, दो दिन पहले आरबीआई ने फिर से एक काम करा। आरबीआई ने जो लिक्विडिटी थी मार्केट में, उस लिक्विडिटी को कम करने के लिए ये इशू करा है। वेरिएबल रेट ऑफ रिवर्स रेपो, ये इशू करा है। वेरिएबल रेट ऑफ रिवर्स रेपो, ये इशू करा है। अब ये है क्या? ये एक तरीका है जिससे आरबीआई मार्केट से लिक्विडिटी सक कर लेगी। इसमें होता क्या है? इसमें देखो 3-4 चीजें हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? पहला इसमें लिखा हुआ है रिवर्स रेपो। क्या लिखा हुआ है? रिवर्स रेपो। रेपो क्या होता है? रेपो रेट मतलब रेपो रेट समझाऊं कि रिवर्स रेपो रेट? बड़ा संक्षेप से समझा दूं। रिवर्स रेपो समझो आप, तो सिंपल इसको समझो। ये बात है क्या? रिवर्स रेपो माने ये होता है कि जब बैंक अपना पैसा कहाँ पर रखें? आरबीआई के पास रखें। और आरबीआई आरबीआई के पास पैसा रख रही है। आरबीआई पैसा लेने के लिए आरबीआई क्या कर दे? अपनी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहाँ पर रख दे? बैंकों के पास रख दे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रिवर्स रेपो में ये होता है कि ये है आरबीआई, ये है बैंक। रिवर्स रेपो में क्या होता है? बैंक आरबीआई को अपना जो सरप्लस अमाउंट है वो पैसा देंगे, और आरबीआई इसके बदले क्या देगी? बैंक्स को कोलेट्रल देगी। क्या देगी? कोलेट्रल। कोलेट्रल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है? ये दे देगी, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है। अब बैंक ने क्या दिया? आरबीआई को पैसा दिया, मनी दिया रखने के लिए। आरबीआई ने उसको उसके बदले क्या दिया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी। अब आरबीआई ने जो ये पैसा लिया है, आरबीआई ने जो पैसा लिया है बैंक से, इस पैसे के बदले आरबीआई कुछ ना कुछ क्या चुकाना पड़ेगा? इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। क्या चुकाना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट क्या कहलाता है? ये इंटरेस्ट कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं इसे? रिवर्स रेपो रेट। आई रिपीट, अगर आरबीआई को मार्केट में लिक्विडिटी कम करनी है, अगर आरबीआई को लिक्विडिटी सक करनी है, लिक्विडिटी कम करनी सक करनी है, तो वो क्या करेगा? बैंक को बोलेगा कि आपके पास जो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आपका रखो, हमारे पास रख दो। ठीक है। अब आरबीआई ने कितने रुपए रखवाए इनसे? अभी 1 लाख करोड़ रुपए रखवाए। ठीक है। आरबीआई ने बोला बैंक से कि आप हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए रख दो, और हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे, कुछ इंटरेस्ट देंगे। तो ये क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट मतलब आरबीआई ने उनसे पैसा लिया है। जैसे अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखनी पड़ती है। वैसे ही आरबीआई ने बैंक से पैसा लिया है, तो आरबीआई को क्या गिरवी रखना पड़ा? कोलेटरल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ी। ठीक है। तो ये है रिवर्स रेपो रेट। अब इस रिवर्स रेपो रेट क्या क्या लिखा है? वेरिएबल लिखा है। वेरिएबल लिखा है। वेरिएबल माने ये होता है कि ये जो रिवर्स रेपो रेट में जो इंटरेस्ट रेट होगा, ये जो रिवर्स रेपो रेट में जो इंटरेस्ट रेट होगा, मतलब किस इंटरेस्ट रेट में बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास रख रही है, वो इंटरेस्ट रेट क्या है? यहाँ वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब वेरिएबल नहीं, अलग अलग नहीं है, फिक्स ही है। पर वेरिएबल मतलब आरबीआई ने ये नहीं बोला कि 5% इंटरेस्ट रेट दूंगी मैं तुम्हें और तुम अपना पैसा मेरे पास रख दो। ऐसा आरबीआई ने नहीं बोला। आरबीआई ने बोला कि तुम लोग सब बताओ कि कितना लेना चाहिए। तो किसी ने बोला सर 5% ले लो, किसी ने बोला 6% दे दो, किसी ने बोला 7% दे दो, किसी ने बोला 4% दे दो, किसी ने बोला 3% दे दो। तो बिड कराई गई। तो बिड कराने के बाद क्या क्लियर हुआ कि अराउंड 5% में, कुछ अराउंड आगे बता दूंगा मैं सही प्राइस क्या है उसका, अराउंड 5% हो गया कि अराउंड 5% इंटरेस्ट रेट आरबीआई चुकाएगी, किसको? बैंक को चुकाएगी। तो ये क्या है? वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ठीक है। रिवर्स रेपो में क्या होता है? बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास लैंड करेंगी, आरबीआई कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चुकाएंगी। ये होता है रेपो रेट, ये होता है रिवर्स रेपो रेट। और ये वेरिएबल क्यों है? क्योंकि आरबीआई ने उनसे पूछा कि कितना होगा। तो एक
एक बिड हुई और बिड में कंक्लूजन एक लग गया अराउंड 5% इंटरेस्ट रेट में, तुम अपना पैसा मेरे पास रख दो, ये वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने मार्केट से लिक्विडिटी थी जो 4 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी थी अराउंड, उसको थोड़ा कम कर दिया, 1 लाख करोड़ कम कर दिया, ठीक है। तो ये आरबीआई ने भी काम करा है। ये आरबीआई मैंने बता दिया कि क्या है, ठीक है। इट्स अलाउ बैंक्स टू लैंड फंड टू द आरबीआई, मैंने बता दिया सारा ये क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कॉन्ट्रडिक्टरी जो चीज़ आ रही है, जो मतलब सवाल उठाती है, वो सवाल ये उठाती है, ये वाली न्यूज़, एनबीएफसी की जो बोरोइंग है, एक्सटर्नल बोरोइंग है हमारे देश की, वो बढ़ती जा रही है। देखो, हम जब पैसा, मतलब हमारे बैंक्स के पास पैसा है, मतलब 4 लाख करोड़ की लिक्विडिटी है, ये है वो है, उसके बाद भी हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग बढ़ रही है। पहली चीज हमारी क्या बढ़ रही है, एक्सटर्नल बोरोइंग इंक्रीज हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हमारी एनबीएफसी की एक्सटर्नल बोरोइंग सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड से किससे बढ़ रही है, एनबीएफसी की बढ़ रही है। तो ये जो परेशानी, मतलब मार्केट में पैसा है पर मार्केट में एनबीएफसी को पैसा लेने के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ रहा है, फॉरेनर्स पे डिपेंड होना पड़ रहा है, जहाँ पे रुपए की वैल्यू भी कम हो सकती है, जहाँ पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी पड़ सकता है, जहाँ पे पैसा आपको डॉलर में रिटर्न करना है, उसके बावजूद भी जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसा कहाँ से ले रही हैं, बाहर से ले रही है। एनबीएफसी पैसा कहाँ से ले रही है, बाहर से ले रही है। देखो, गवर्नमेंट को पैसा मिलना आसान होता है, बैंक्स को मिलना, पैसा मिलना आसान होता है, पर एनबीएफसी को पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो बाहर से ले रही है। तो ये एक आयरनी वाली सिचुएशन है, ठीक है, ये होगी। अब इसके बाद ये वाला काम करा क्यों, मतलब ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी गवर्नमेंट शो कर रही है, वो आरबीआई जो शो कर रही है, उसका कारण क्या है। उसका कारण लोग बोल रहे हैं कि साहब, आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज करी है, जिसमें आरबीआई बोल रही है कि आने वाला टाइम थोड़ा सा खतरे वाला हो सकता है। वैसे तो नेट जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव ही बता रही है, पर आरबीआई ये बोल रही है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में स्ट्रक्चरल चेंज आ सकता है, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। देखो, उसने बोला है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं कंसर्न है, क्योंकि स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट में क्या हो रहा है, ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, जो नॉर्मल ट्रेड था वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत टेक्निकल डिसरप्शन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा, ये आरबीआई ने बोला है, ठीक है। और ग्रोथ रिस्क में खतरा है। देखो, दिख भी रहा है कंटिन्यूसली हमें ये चीज कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो इजीली मालूम चल रहा है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, क्लाइमेट चेंज का परेशानी चल रही है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट आई थी, 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स का 17% भी अभी तक अब अचीव नहीं करा गया है। 2030 तक 100% अचीव करना था, 5 साल बचे हैं अभी, और 17 गोल्स का 17% भी अचीव नहीं हुआ है। डिसरप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, समझ रहे हो आप बात क्या है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन ये है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हमने कुछ दिनों पहले ईवी के बारे में बात करी थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करी थी। सारी ईवी जो कंपनीज है उनके शेयर मार्केट का प्राइस नीचे चल रहा है, गिर रहा है। वो क्यों गिर रहा है, क्योंकि मार्केट कंफ्यूज है कि पेट्रोल की बनाए गाड़ी, डीजल की बनाए या फिर ईवी की बनाए। अगर हम ईवी की बनाते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, 75% 100% टैरिफ लेते थे, अब उन्होंने 17% टैरिफ कर दिया है। हम करें तो करें कहाँ, जाए तो जाए क्या। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है वो परेशान चल रही हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो रहा है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है टेक्नोलॉजी में। समझ में आ रहा है, एआई बहुत बहुत सिग्निफिकेंट चेंज कर सकता है इकोनॉमी में, वही टेक्नोलॉजी। और ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, ट्रेड फ्रेगमेंटेशन ये है कि देखो, इंडिया का और यूके का, लंदन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसी बातें हो रही हैं। RECP, रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हुआ है, पार्टनरशिप हुई है बिटवीन एशियान, चाइना, रशिया, इसमें मेंबर हैं, न्यूजीलैंड वगैरह बहुत सारी कंट्रीज के मेंबर हैं, इंडिया इसको मेंबर नहीं है। हमारा न्यूजीलैंड के साथ जो चल रहा है
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसमें नुकसान, उसमें हमारा डेफिसिट है। हमारा एशियन के साथ चल रहा है उसमें हमारा डेफिसिट है। हमारा चाइना के साथ जो ट्रेड चल रहा है उसमें हमारा डेफिसिट है। जिसके साथ हमारा सरप्लस था, यूएस के साथ हमारा सरप्लस था, वहां पे नुकसान, वहां पे उसने ट्रम्प आ गया है तो उसने टैरिफ लगा दिया है। हमारा सरप्लस था यूएई के साथ, यूएई बहुत रिस्की सिचुएशन में है, वहां पे हमारा सरप्लस था। ठीक है, तो ये परेशानी चल रही है। रशिया से जब सामान लेता है चाइना, तो उसकी डोमेस्टिक करेंसी में वो सामान लेता है, मतलब युआन में सामान ले सकता है। पर रशिया जब हमसे सामान लेता है या फिर हमारे साथ ट्रेड होता है तो वो डॉलर मांगता है या फिर रूबल मांगता है या फिर गोल्ड मांगता है। तो ये परेशानी है। ठीक है, तो ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रप्शन, ये स्ट्रक्चरल एक फंडामेंटल लेवल पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये खतरा है इकोनॉमी को। अच्छा, ये एक बात ये अभी बताया, ये आरबीआई की रिपोर्ट है। अभी कल ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हम इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी गोल्डी लॉक जोन में है, गोल्डी लॉक जोन में। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ दिनों पहले बोला। ठीक है, ठीक है। हाँ, दूसरी परेशानी है कि इंडिया की जो ग्रोथ है, परेशानी अच्छी बात है, देख लो आप, इंडिया की जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक डिमांड पे डिपेंड करती है। इंडिया की जो पूरी ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? डोमेस्टिक डिमांड पे। अगर कोई भी सिचुएशन आती है जहां पे जो डोमेस्टिक लेवल पे अगर खतरा होता है तो पूरी डिमांड खराब हो जाती है, और इंडिया पूरी तरीके से इसी चीज पे डिपेंड है। ठीक है, ये इसकी इसकी अच्छी बात ये है कि हम जियो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से परेशान नहीं होंगे। जियो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हम ऑयल सेमीकंडक्टर्स के लिए परेशान होंगे, जिसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड फर्क पड़ सकती है, पर वो मेजरली फर्क नहीं पहुंचाएगी। जियोपॉलिटिकल इश्यूज वैसे तो पहुंचाएंगे, ग्लोबलाइजेशन है, करेंसी की डिवॉल्यूशन होगा, सब होगा, पूरी तरीके से एग्री, पर डोमेस्टिक डिमांड की वजह से ही कंट्री ग्रो कर रही है, ये वाली बात भी सही है। तीसरी चीज, ये एनपीए, हमारा एनपीए अभी तो कंट्रोल में है, पर धीरे धीरे एनपीए बढ़ सकता है, ये वाली बात बोली इस रिपोर्ट ने। उसके बाद फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अभी कंट्रोल में है, और वर्स लेवल से भी हम ऊपर हैं, तो एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनबीएफसी आ रहा है कंटिन्यूसली, तो एक बार एनबीएफसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एनबीएफसी है क्या। ठीक है, एक मिनट रुकिए आप, वेयर इज द सेटिंग। एनबीएफसी के बारे में बात हो रही है, एनबीएफसी के बारे में थोड़ा मेरा पीडीएफ है, उसमें आपको दिखा देता हूँ। तो एनबीएफसी वाली जो चीज़ रहेगी वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, हम एनबीएफसी को समझ जाएंगे। हेलो, थोड़ा सा पीडीएफ बड़ा है, मैं एक मिनट बता रहा हूँ बस आपको। ये देखो, हाँ ये रहेगा। देखो, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में हमारे पास बैंक होते हैं, नॉन बैंक होते हैं। बैंक में हमारे पास कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और नॉन बैंक में हमारे पास एनबीएफसी होती है। नॉन बैंक में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर, और फिर तीसरी होती है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी को तीन लोग रेगुलेट करते हैं, एक तो वो मतलब आरबीआई से रेगुलेट हो जाते हैं, सिडबी से रेगुलेट होते हैं, और फिर तीसरी अलग अलग इंस्टीट्यूशन होती है, वो लोग रेगुलेट करते हैं। एक एक करके हम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर क्या होता है, और एनबीएफसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ताकि वो चीज़ हमारे लिए थोड़ी क्लियर हो जाएगी, बेस थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमारा। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होती हैं जो पार्लियामेंट से बनाई जाती है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई जाती है, और जिसे गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है आजकल। एक मिनट, ये रहा, देखो, दे आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये क्यों बनती है? किसी एक स्पेसिफिक इशू को, स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है, और एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को टारगेट करने के लिए बनाई जाती है। एग्जाम्पल क्या है? एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके ओनर क्या है? 100% गवर्नमेंट। दूसरा क्या है? नेशनल नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या काम करता है? ये रेगुलेशन भी करता है, फाइनेंस भी करता है। रेगुलेट किसको करता है? ये रेगुलेट करता है आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेट करता है, जो कि आजकल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये भी 100% ओन बाय आरबीआई है। ठीक, आरबीआई नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट है। ठीक है, और ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को भी देखता है। ठीक है,
ऑपरेट करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए है और ये आरबीआई पहले से 100% रेगुलेट करता था। ओनर था आरबीआई 100%, अब इसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट है। फिर है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। सिडबी किस फंड को मैनेज कर, ये सिडबी स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज के लिए है ये, और ये मुद्रा जो स्कीम्स है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स, उसको सपोर्ट करता है, उसको डेवलपमेंट सपोर्ट करता है विद द स्कीम ऑफ मुद्रा एंड स्टैंड अप इंडिया। इसके जो ओनर है वो एलआईसी और एसबीआई है, ठीक है। इसे पहले ओन करता था सिडबी, मतलब आईडीबीआई। फिर उसके बाद फिर जो नया नया बना है वो है नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये एक नया नया बना है, इसको सपोर्ट, ये भी 100% ओन्ड आरबीआई गवर्नमेंट तो नहीं है, ये रेगुलेटेड बाय आरबीआई है, और हेडक्वार्टर इसका क्या है? करंटली वर्किंग विद द सिडबी। इसमें इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक ने भी करा है। ओके, वर्ल्ड बैंक का लिखा है चेयरमैन द टू प्रोवाइड, उसका इसका काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड करना है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। ओनरशिप एंड फंड इनिशियल कैपिटल इसका कितना है? 20,000 करोड़ का इनिशियल कैपिटल है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वर्ल्ड बैंक ने भी इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है, ये है। अब इसके बाद प्राइमरी डीलर आ जाओ। प्राइमरी डीलर वो लोग होते हैं जो प्राइमरी मार्केट से बॉन्ड खरीदते हैं और उसे बेचते हैं सेकेंडरी मार्केट में, वो होते हैं प्राइमरी डीलर, ठीक है। अब प्राइमरी डीलर कुछ एग्जांपल ये हैं, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एसएसबीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, ये बैंक, ये एग्जांपल है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? जो ई कुबेर ऐप है वहां से बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं और उसे बेचते हैं सेकेंडरी मार्केट में। फिर तीसरा आता है एनबीएफसी। एनबीएफसी बहुत सारे होते हैं, कुछ रेगुलेट करते हैं आरबीआई, कुछ रेगुलेट करते हैं, कुछ रेगुलेट बाय सिडबी, और कुछ रेगुलेट बाय, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करती है। जैसे देखो आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये रेगुलेट करता है बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी। पेंशन फंड रेगुलेट डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है ईपीएफओ को। नेशनल हाउसिंग बैंक अलग को रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट निधि कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट करते हैं, तो अलग अलग को भी है। उसके बाद फिर सेबी किसको रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। उसके बाद आरईआईटी इन्वेस्टमेंट बैंक को, वेंचर कैपिटल फंड को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। उसके बाद आरबीआई किसको रेगुलेट करता है? आरबीआई बहुत सारे लोगों को रेगुलेट करता है। आरबीआई बहुत सारी एनबीएफसी जैसे इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन एंड फाइनेंस, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, गोल्ड लोन कंपनीज, होम लोन कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मुद्रा, इनको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो इश्यूज चल रहे थे बैंक के वो देख लिए हमने, एनबीएफसी के बारे में देख लिया, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।